आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का संबंध एवं फलन, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2। यदि आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसका भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसको भी देख लीजिएगा। हमने संबंध एवं फलन में भी बंद अंतराल, खुला अंतराल ये सब पढ़ चुके हैं, सतत असतत सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो प्रांत एवं परिसर के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे आप लोगों को डेली की बाई डेली की क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो थोड़े से लंबे होंगे क्योंकि हम लोग 11 से जोड़ के पढ़ेंगे। 11 से जोड़ के पढ़ेंगे तो आप लोगों का यदि ज़्यादा टाइम हो गया होगा, आप लोग भूल भी गए होंगे, तो रिकॉल हो जाएगा, फिर से आपको याद हो जाएगा। तो आइए ध्यान से, बिना स्किप किए हुए यदि ध्यान से आप सारे समुच्चय के वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समुच्चय आज के बाद से ईजी लगने लगेगा। आइए देखते हैं आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे फलन का प्रांत एवं परिसर के बारे में। फलन का प्रांत एवं परिसर। फलन का प्रांत एवं परिसर। हम लोगों ने प्रांत और परिसर देखा था, लेकिन संबंध का देखा था। आज हम लोग किसका देखेंगे? फलन का प्रांत एवं परिसर कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दो फलन लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो फलन, जैसे देखिए से ए को ले लेते हैं। ए हो गया हमारा 1 2 3 4। जैसा कि पहले के वीडियो में उदाहरण लिया करते थे, वैसा ही आज भी हम लोग उदाहरण ले रहे हैं। बी क्या होगा? तो बी होगा ए बी सी डी। ये रहे हमारे दो समुच्चय। अब इनमें फलन मतलब संबंध दिखाया जाता है। फलन होता क्या है? यदि आप लोग फलन भूल गए होंगे तो एक बार और देख लीजिए। फलन में जो पहला एक प्रतिबिंब होता है, एक पूर्व प्रतिबिंब होता है। जैसे मान लीजिए ए एक समुच्चय हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए में हुए हैं 1 2 3 और 4। एक बी भी है, बी में भी 4 हुए हैं। कौन से? ए बी सी और डी। तो फलन कब होता है? ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, उन सभी से एक एक एरो निकलने चाहिए। वो किससे जुड़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। देखिए ये हो गया। ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सभी एलिमेंट से एरो निकलने चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट संबंध में होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सभी से हो। चारों एक से भी हो सकते हैं, चारों अलग अलग भी हो सकते हैं। इनमें से 2 एक से हो जाए, 2 एक से हो जाए, तो कोई मतलब नहीं है। सबसे एक ही एरो निकलने चाहिए, डबल एरो नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो फलन बनता है, जैसे मान लीजिए एफ जो फलन बनता है वो ए से बी में, मतलब ए से एरो निकल के बी में जाता है। अब इसमें कौन सा प्रांत होता है? तो ये पहला वाला प्रांत कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं, मतलब सभी एलिमेंट संबंध में। तो जो पहला होता है उसे प्रांत कह दिया जाता है, और जो दूसरा होता है इसका सह प्रांत कहलाता है। परिसर नहीं कहलाता है, सह प्रांत। परिसर अभी देखेंगे कि क्या परिसर होता है। ये हो गया प्रांत, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट जुड़े होते हैं। यह होता है हमारा सह प्रांत। देखिए ये हो गया प्रांत, ये हो गया हमारा सह प्रांत। मान लीजिए यहाँ पर एक संबंध बन रहा है। जैसे मान लीजिए एफ, अब यहाँ पे 1 ए से जुड़ गया, 2 भी ए से जुड़ गया, 3 बी से जुड़ गया और 4 सी से जुड़ गया। मान लीजिए ऐसे ऐसे संबंध बना, सबसे एक एक ही एरो निकला है, तो ये हमारा फलन है। संबंध जो है यहाँ पे एक फलन बन रहा है। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे? तो जैसे हम लोग इसका लिख लेते हैं। अब 1 कामा ए, वैसे ही 2 कामा ए, अब 3 कामा बी, वैसे ही 4 कामा सी। ये हो गया हमारा। अब इसमें हमको प्रांत और परिसर लिखना होगा। तो प्रांत तो ये सभी हैं, तो प्रांत तो इसको कह ही दे रहे हैं। अब देखिए परिसर क्या होगा इसमें हमारा? तो जो बाद वाला एलिमेंट होता है वही हमारा परिसर हो जाता है। तो परिसर है ए के बाद यहाँ भी ए तो लिख लिए, ये बी, तो ये बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। परिसर क्या हुआ? ए बी और सी। प्रांत किसे कहते हैं? तो ये जो पहला वाला होता है उसे प्रांत कह दिया जाता है।
जो दूसरा वाला होता है उसे सह प्रांत कह दिया जाता है। अब आइए इसी में और भी देख लेते हैं कि जैसे परिसर और सह प्रांत में क्या अंतर है, क्योंकि परिसर भी इसी में है, सह प्रांत भी यही है। तो परिसर और सह प्रांत में देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। आप लोग इसके बाद एक नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या होता है, देखिए नोट में क्या लिखेंगे, तो नोट में लिखिएगा कि जो परिसर होता है वह सह प्रांत का उप समुच्चय होता है, क्योंकि इसी में से जो कुछ एलिमेंट होते हैं जो उप समुच्चय होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रांत और यह सह प्रांत है। और जो परिसर होता है वह क्या होता है, तो सह प्रांत का ही उप समुच्चय होता है। इसे लिखेंगे कैसे, तो परिसर सहप्रांत या समुच्चय भी, सहप्रांत या समुच्चय बी का उप समुच्चय होना चाहिए। उप समुच्चय होना चाहिए, मतलब जो परिसर होता है वो इसी में से कोई ना कोई एलिमेंट होते हैं जो परिसर कहलाते हैं। और टोटल क्या होता है, तो टोटल सह प्रांत कहलाता है। पहला वाला क्या कहलाता है, तो पहला वाला प्रांत कहलाता है। और उप समुच्चय जो होता है इसे सिंबलिक रूप में कैसे लिखते हैं, मतलब प्रतीक के रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसे कैसे लिख लेंगे, तो परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय है ना, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सहप्रांत या समुच्चय बी। ये जो साइन है, ये साइन किसका साइन है, तो ये साइन है उप समुच्चय का। इसको ये जहां पे लिखा रहेगा उसका मतलब क्या, कि परिसर जो है इसका उप समुच्चय है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये किसका प्रतीक हो गया, तो ये हमारा हो गया उप समुच्चय। अब देखिए यहाँ पे जो फलन है कैसे परिभाषित था, तो ए से बी पे परिभाषित था ये फलन। यहाँ पे ए और जो बी है ये वास्तविक नंबर है। से ए कामा बी ये किससे संबंध रखते हैं, आर से। आर मतलब रियल नंबर, आर के ही उप समुच्चय है, आर के उप समुच्चय है। ये हो गया। अब हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में एक देखा था वास्तविक फलन, एक वास्तविक मान फलन। आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। आइए अब वास्तविक फलन के बारे में हम लोग देखते हैं वास्तविक फलन। जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मशीन है, फलन, इसमें कुछ इनपुट दिया जाता है। फलन का मतलब ये होता है क्या, कि उसको कुछ इनपुट हम देंगे तो हमें कुछ आउटपुट देगा। जैसे जूस वाली मशीन है तो उसमें आप फल को डालेंगे तो हमें जूस देगा। जैसे गन्ना पीसने वाली मशीन है, गन्ना का रस निकालने वाली, तो गन्ना डालेंगे तो रस निकलेगा। ऐसे ही इसमें भी हम कुछ इनपुट देंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। इधर आएगा आउटपुट, इधर आएगा, इधर से क्या देना है, इनपुट। क्या आएंगे, वास्तविक फलन, मतलब वास्तविक संख्या ही हमें लेनी है, रियल नंबर। दोनों तरफ रियल नंबर ही होना चाहिए। जो हम लोग देते हैं, जो इनपुट देते हैं, इसे क्या कहते हैं, एक्स, और जो आउटपुट निकलता है उसे हम लोग कहते हैं वाई। जो इनपुट देते हैं उसे एक्स, जो आउटपुट हमारा निकलता है वाई। अब इसे लिखते कैसे हैं, तो इसे लिखते हैं हम लोग वाई, ये एक्स मतलब वाई। इसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, तो वाई एक्स में एक फलन है, वाई एक्स में एक फलन है, वाई एक्स में एक फलन है, वाई एक्स में एक फलन है। अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट होता है ये निर्भर करता है कि आप इनपुट में क्या दे रहे हैं। अब इनपुट में जो आप देंगे वही आउटपुट में निकलेगा। ये नहीं है कि आप इनपुट में कुछ और दे रहे हैं तो आउटपुट में कुछ ऐसा निकल जाएगा जो इनपुट से रिलेटेड ही ना हो। इनपुट आउटपुट में वही आएगा जो इनपुट पे डिपेंड रहेगा। जैसे मान लीजिए एक्स का मान आप जो रखेंगे उसी के आधार पे वाई का मान आएगा। अब हमने मान लीजिए हमारी मशीन ऐसी है कि जो मान को डबल कर देती है, तो एक्स का मान हमने 2 रखा तो यहाँ पे वाई का मान क्या हो जाएगा, 4। यदि एक्स का मान 3 रखे तो वाई का मान क्या आएगा, 6। यदि मान लीजिए कि ये ऐसा फलन हो जो डबल कर देता, और डबल तो हो गया, जैसे स्क्वायर कर देता, वर्ग कर देता,
मान लीजिए x का मान यदि हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यदि x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मान आएगा 9, यदि x का मान 4 रखेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। मतलब इस पे क्या फिक्स होता है कि इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड है, मतलब जो इनपुट है यह हमारा स्वतंत्र है, फ्री है, इसका कोई किसी से मतलब नहीं है। लेकिन y जो है यह x पे पूरी तरह से डिपेंड है। तो y को कैसी राशि कहेंगे? ये दोनों क्या है? चर राशि है। चर राशियां क्या होती हैं? मतलब जिनका मान बदलता रहे, जिनका मान फिक्स नहीं होता है। तो अब x और y दोनों चर राशियां, आइए उसको देख लेते हैं अभी यहीं पे। x और y हमारा क्या है? दोनों है चर राशि। x और y दोनों चर राशि। इसमें जो x है वो कैसी राशि है? तो x इंडिपेंडेंट राशि है, मतलब यह स्वतंत्र राशि है, यह स्वतंत्र चर राशि है। स्वतंत्र चर राशि, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंट चर राशि। अब जो y है इसे क्या कहते हैं? तो y जो है इसे आश्रित कहते हैं, मतलब ये डिपेंड है इस पे, तो इसे कहेंगे आश्रित चर राशि। आश्रित चर राशि। जैसे मान लीजिए यदि ये डबल कर देता हो तो उसे कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू y इक्वल टू 2x। अब जो भी हम x का मान रखेंगे y का मान वही आएगा। अब मान लीजिए x का मान यदि हमने 1 रखा तो y का मान क्या आएगा? 2। x का मान 2 रखे तो y का मान क्या आएगा? 4। यदि x का मान 5 रखे तो y का मान 10। तो ये कैसे निर्भर है? इसीलिए समझ में आ गया कि x का हम लोग स्वतंत्र चर राशि है, जो y है या आश्रित चर राशि। अब देखिए और क्या होता है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि y इक्वल टू 2x लिखा है, तो क्या इसे हम 2 को इधर ला करके x इक्वल टू 2 अपन y नहीं रख सकते हैं? x इक्वल टू 2 अपन y नहीं रख सकते हैं? तब देखिए यहाँ पे x का मान निर्भर नहीं करेगा, यहाँ पे y का मान निर्भर करने लगेगा। अब y का मान हम मान लीजिए 1 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 2 आएगा। यदि y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा, लेकिन x हमारा क्या है? x है इनपुट। तब यहाँ पे y इनपुट का काम करने लग रहा है, इसीलिए ये तरीका गलत है, यही तरीका सही है। अब इसके आगे और भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रांत की परिभाषा क्या होती है। प्रांत को कहीं पे लिखने को आ जाए कि प्रांत को लिखेंगे कैसे, प्रांत को परिभाषित कैसे करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। ये होता है प्रांत क्या होता है? स्वतंत्र चर। जैसे स्वतंत्र चर क्या है? x था, हम अभी जिसको माने थे इनपुट आउटपुट में, उसमें स्वतंत्र चर क्या था? x था। तो इसको लिखेंगे परिभाषा में, स्वतंत्र चर के वह मान जिन पर फलन परिभाषित होता है का समुच्चय प्रांत कहलाता है। क्या लिखेंगे? स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर x के वह मान, x के वह मान जिन पर फलन परिभाषित होता है, जिन पर फलन परिभाषित होता है, जिन पर फलन परिभाषित होता है वह का समुच्चय प्रांत कहलाता है। जिन पर परिभाषित होता है का समुच्चय का समुच्चय प्रांत कहलाता है। अब ये तो हो गया थ्योरी वाला परिभाषा। अब इसे सिंबल के भी रूप में लिख लेते हैं, जैसे एफ, ए यहाँ पे बी, ए बी में जा रहा है, और यहाँ पे प्रांत क्या होता है? जो पहला वाला होता है वही प्रांत हो जाता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा प्रांत। अब ऐसे ही परिसर का भी परिभाषा लिख लेते हैं। ये तो हो गया प्रांत की परिभाषा। अब ऐसे ही हम लोग परिसर की भी परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए इसके पहले प्रांत का हम लोगों ने क्या परिभाषा पढ़ा कि x स्वतंत्र है और उसका मान जो आता है वही प्रांत कहलाता है, मतलब पहला वाला प्रांत कहलाता है। परिसर कहाँ से आता है? तो ये x पे डिपेंड होता है। तो x के मानों पर मिलने वाले मान, मतलब x के मानों, x के मान जो रखते हैं उन पर जो मिलता है, x के मानों पर मिलने वाले मानों को, मानों का समुच्चय, मिलने वाले मानों का समुच्चय परिसर कहलाता है।
परिसर कहलाता है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा ये प्रांत का भी परिभाषा हम लोगों ने देख लिया, परिसर की भी परिभाषा देख लिया। इसमें एक उदाहरण हम लोग कर लेते हैं। कोई भी थ्योरी जब तक पढ़ी जाती है, जब तक उस पर सवाल न ही हल किया जाए, उस थ्योरी का कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन बाद आप उस थ्योरी को भूल ही जाएंगे। तो आइए अब आज आप लोग इस पे आज कुछ न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, कुछ उदाहरण हल कर लेते हैं, जिससे आपको कैसे इस पे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे उसको हल किया जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे चलेंगे, हल करेंगे। अभी आइए इसमें कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। अब हम लोगों का ये है उदाहरण, क्या है, ए का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5। एक्स कहाँ से आता है, एक्स ए में है, ये जो भी मान है ये एक्स का मान है। और जो फलन है ए से एन पर परिभाषित है। एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक से। अब हमें मतलब क्या है, तो इनपुट जो देंगे वही हमें आउटपुट में मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक जो शर्त रखी गई है वो शर्त है y इक्वल टू एफ एक्स। और जो एफ एक्स है यह मान किसका है, जो एफ एक्स है यह मान है एक्स स्क्वायर का। मतलब y का मान कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर से। x का जो भी मान रखेंगे y का मान x पे डिपेंड होता है। तो x का मान यदि 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा 1, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 9, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 16, x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 25। अब आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रहा ए हमारा। इसमें कुछ एलिमेंट है कौन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक है एन में क्या है, एन में सारी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमें सभी प्राकृतिक संख्याओं से नहीं मतलब है, हमें उससे मतलब है कि इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, हमें केवल आउटपुट से मतलब है। तो अब 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 25। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना क्या था इस सवाल में, तो इस सवाल में हमें बताना था कि प्रांत क्या का मान क्या आएगा, परिसर का मान क्या आएगा और फलन सह प्रांत का मान क्या आएगा। तो आइए उसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें प्रांत क्या होता है, पहला वाला। तो प्रांत लिख लेंगे यहाँ पे। प्रांत हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 5। परिसर क्या होता है, जो इससे जुड़े हुए। तो परिसर में हो जाएगा हमारा 1 4 9 16 25। ये रहा हमारा परिसर। सहप्रांत में क्या होता है, तो सभी दूसरा वाला क्या है, ये मत देखिएगा कि इसमें जो लिखा हुआ है यही सहप्रांत है। सहप्रांत क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं सहप्रांत में आएंगी। तो सहप्रांत में हम लोग क्या लिखेंगे, सहप्रांत में लिखेंगे नेचुरल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ये रहा हम लोगों का एक उदाहरण। और भी ऐसे ही आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग प्रांत निकालते कैसे हैं उसकी कुछ विधियां देख लेते हैं। देखिए प्रांत ज्ञात करने की विधि, प्रांत ज्ञात करने की विधियां देख लेते हैं। 3 विधियां होती हैं, तीनों विधि को आज देख लेंगे। देखिए प्रांत ज्ञात करने की विधि, यदि पहला मान लीजिए कोई संख्या है जिसका वर्गमूल दिया हुआ है, मतलब करड़ी में ये है। अब ये जो भी हम लोग देख रहे हैं किस पे देख रहे हैं, वास्तविक संख्याओं पे। किस पे देख रहे हैं, वास्तविक संख्याओं पे, वास्तविक संख्याओं पर, वास्तविक संख्या पर देख रहे हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या कब होती है, जब ए का मान जो भी वर्गमूल होता है उसमें कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। यदि माइनस हो जाता है तो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या। जैसे मान लीजिए करड़ी में -3 हो गया तो ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या हो गई। अब करड़ी में -5, ये भी हमारी काल्पनिक संख्या हो गई। अब जो ए का मान है ये कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस में हो जाएगा तो हमारी वास्तविक संख्या होगी नहीं। तो इसके लिए शर्त एक होता है कि जो ए का मान होगा यह हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तभी यह हमारा वास्तविक संख्या होगा। करड़ी में 0 से बड़ी कोई संख्या होती है तभी वही हमारी वास्तविक संख्या होगी। जैसे करड़ी में 3, ये भी एक वास्तविक संख्या है। करड़ी में 5, ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो ये सभी वास्तविक संख्या है। यदि यही मान माइनस में हो जाए तो ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं होगी।
पहली शर्त ये होती है प्रांत निकालने की। दूसरी शर्त एक होती है, दूसरी शर्त में जो मान लीजिए कि यदि दिया हुआ है, यदि 1/a दिया हुआ है, यदि 1/a दिया हुआ है तो इसमें भी कब वास्तविक संख्या होगी, जब ये a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग जब परिमेय संख्या पढ़ते होंगे, जैसे मान लीजिए 1/x दिया है तो उसमें दिया रहता है कि x का जो मान हो ये निगेटिव 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब आप लोग परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ते हैं कि कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, तभी उसे हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें आप लोग एक और शर्त पढ़ते होंगे कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए x का मान 0 नहीं, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारी वास्तविक संख्या पर प्रांत परिभाषित होगा। अब तीसरी एक और शर्त होती है, जब यही अंडर रूट अपान में आ जाए, जैसे मान लीजिए 1/√, में ये आ जाए, 1/√, में a आ जाए, अपान में अंडर रूट आ जाए, तो इसमें क्या होगी, इसमें ये दोनों शर्तें मर्ज हो जाती है। मतलब a का जो मान होगा यह हमेशा 0 से बड़ा होगा, जो a का मान होगा ये 0 से बड़ा होगा। यही हमारी 3 शर्तें हैं। इसी 3 शर्तों पे हम लोग 3 अलग अलग सवाल देख लेते हैं, जिससे आप लोगों की ये शर्त पे प्रांत निकाले कैसे। अब ये शर्त तो देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, विधि देख लिया, अब ये सवाल आएगा तो कैसे हल करेंगे, उन सवालों को भी 2-3 उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें हमें 3 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल अभी करेंगे, प्रांत ज्ञात कीजिए जहां x रियल नंबर हो। इसमें पहला जो हमारा सवाल है, अंडर रूट में x - 4 दिया हुआ, अंडर रूट में x - 4 दिया हुआ। अभी हमने शर्त पढ़ी थी कि जब कभी भी अंडर रूट में a होगा तो a का मान क्या होगा, a का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वहां पे भी x - 4 का मान जो होगा यह 0 या 0 से बड़ा होगा। जब 0 या 0 से बड़ा होगा तो -4 को जो x का मान होगा ये क्या होगा, हमेशा जो x का मान होगा ये या तो 4 होगा, नहीं तो 4 से बड़ा होगा। क्योंकि देखिए जब 4 रखेंगे तो 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 4 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे, 5 भी रखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जो x का मान होगा वो हमेशा 4 से बड़ा या 4 के बराबर होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रांत कैसे लिखेंगे, तो प्रांत आंसर में लिखेंगे x, इसके बाद ये लिखेंगे 4 और ये इन्फिनिटिव। जब भी इन्फिनिटिव आएगा तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी इधर से लिखना होगा कि मतलब 4 भी उसमें हम लोग ले सकते हैं तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अभी आप लोगों ने इसके पहले सतत असतत नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हमने उस वीडियो में भी समझाया हुआ है कि खुला अंतराल बंद अंतराल क्या होता है। जैसे देखिए ये यदि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है a, b बड़े ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये किसको दिखाता है बड़ा ब्रैकेट, तो बंद अंतराल को। बंद अंतराल का मतलब क्या होता है कि जो a और b हैं ये भी आएंगे और इसके बीच में सभी नंबर आएंगे। अब ऐसे यदि छोटे वाले ब्रैकेट में a और b रहे तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं खुला अंतराल। इसमें क्या होता है, तो इसमें a से b तक की बीच की सभी नंबर आएंगे, लेकिन a और b नहीं आएगा। इसमें a और b दोनों आएंगे। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें 4 लेना है। और यहाँ पे इनफाइनाइट जब भी आएगा तो ये छोटा वाला ही हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। ये रहा हम लोगों का पहला सवाल। ये हम लोगों ने प्रांत निकाल लिया है इस सवाल का। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए 1/x² - 3x + 2, तो इसके लिए भी हम लोगों ने जो दूसरा शर्त पढ़ा था 1/a होगा तो a का मान क्या होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये जो लिखा हुआ है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। x² - 3x + 2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये निकाल लेंगे कि किस पे 0 होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो x² - 3x + 2 = 0। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो x² - 2x - x + 2 = 0। तो x का मान और यहाँ पे हो जाएगा x - में 2, यहाँ पे -1 का मान, तो x - 2 बराबर में 0। एक कोष्टक में x - 2, दूसरे कोष्टक में x - में 1 बराबर 0। तो क्या आएगा, x बराबर 2 और x बराबर 1। मतलब 1 और 2 को रखेंगे तो ये मान हमारा 0 हो जाएगा। आप 1 को रख के देख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 और 3 एकम 3 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 और 2 3 6 0 हो जाएगा। तो 1 और 2 को रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब 1 और 2 को नहीं रखना है और इसके अलावा हम लोग कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए इसको लिखेंगे, ये तो हो गया। अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे,
प्रांत कैसे लिखेंगे तो देखिए प्रांत कैसे लिखेंगे तो x जो होगा, x जो हमारा होगा यह किससे संबंध रखना चाहिए, r से। और क्या क्या नहीं होना चाहिए तो 1 और 2 नहीं होने चाहिए। तो 1 और 2 को कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1,2। अब ये नहीं कि बड़े वाले ब्रैकेट में 1,2 लिख दें तो इससे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच की भी संख्या हो जाएगी। हमें केवल 1 2 नहीं रखना है, इसके बीच के नंबर हम लोग रख सकते हैं। अब ऐसे भी नहीं लिखेंगे 1,2, क्योंकि इसमें भी इसके बीच के सभी नंबर आ जाएंगे और 1 2 आएगा ही नहीं। तो हमें मझले ब्रैकेट में लिखना है कि 1 और 2 को केवल हटाना है और सभी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। ये रहा हम लोगों का आंसर। दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं तीसरा सवाल। ये रहा हम लोगों का तीसरा सवाल। क्या है कि 1 करड़ी में x + 10, इसको भी हम लोगों ने देखा था। 1 करड़ी में a रहेगा तो क्या करना है, जो a का मान रहेगा ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा हो जाएगा तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। काल्पनिक संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि x का मान रियल नंबर दिया है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको क्या करना है, x + 10 को 0 से बड़ा मानना है। तो x + 10 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x का मान -10 से बड़ा होना चाहिए। यदि यहाँ पे -10 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन -10 से बड़ा रखेंगे मतलब -9 रखेंगे तो 1 आएगा, जो 0 से बड़ा है। कुछ भी -10 से बड़ा रखेंगे तो 0 से बड़ा आ जाएगा। तो x का मान किससे बड़ा होना चाहिए, -10 से बड़ा होना चाहिए। तब इसका प्रांत लिखते कैसे हैं, देखिए प्रांत हम लोग लिखेंगे x, यहाँ पे किस ब्रैकेट को लगाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट को, क्योंकि हमें -10 को नहीं लेना है, -10 से बड़ी संख्या। तो -10 से लेकर क्या हो जाएगा, -10 से लेकर इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट है, क्योंकि प्लस की तरफ हमें जाना है, ये नहीं कि ये माइनस की तरफ आना है। माइनस की तरफ आना होता तो माइनस इनफाइनाइट लिखते, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट मतलब -10 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग रख सकते हैं। अब एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं जिसमें ये सब मर्ज है। देखिए अब हम लोगों का रहा ये चौथा सवाल। देखिए इसमें ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस करड़ी को भी देखना है, इन दोनों मानों को भी देखना है। अब ये देखिए x का मान करड़ी में है, करड़ी वाली शर्त क्या होती है, 0 या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो। तो अब यहाँ पे 0 या 0 से बड़ा ले लेंगे, तो मान लीजिए क्या नहीं होना चाहिए x का मान, तो x का मान हमें यहाँ पे 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन 3 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 ले लेंगे तो 4 के लिए ये 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हल करना पड़ता है। अंश को अलग कीजिए, अंश को अलग करते हैं तो अंश में क्या है, करड़ी में x + 2, तो करड़ी में x + 2 मतलब करड़ी में ये रहता है तो a का मान क्या होता है, a का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा, तो x + 2 का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। x + 2 का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान -2 या -2 से बड़ा या -2 के बराबर हो सकता है। ये रहा अंश के लिए। वैसे ही हम लोग हर के लिए हल करेंगे, तो हर के लिए क्या होगा, तो ये दिया है वो x - 4 x - 3 मतलब 1/a जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी x का मान 0 किस पे रखने पर आएगा ये निकालते हैं। देखिए 1/x - 4 और x - 3 ये दिया हुआ है, तो इसका मान 0 के बराबर नहीं रखना है। तो कब 0 आएगा ये हम लोग पता करते हैं। तो x - 4 = 0, तो x बराबर 4। अब x - 3 = 0, तो x बराबर 3। तो 3 रखने पर 0 आएगा, 4 रखने पर 0 आएगा और -2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको जैसे आप लोगों ने देखा था पहला जैसे लिखे थे सेम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन उसमें रियल नंबर लिखे थे, यहाँ पे रियल नंबर नहीं, यहाँ पर -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से लेके हम लोग इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब इसमें प्रांत कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें प्रांत कैसे लिखेंगे, तो x क्या होना चाहिए, रियल नंबर नहीं, -2, -2 से लेकर कहां तक जाना चाहिए, -2 से लेकर के अनंत तक जाना चाहिए, -2 से लेकर के अनंत तक। देखिए बड़ा कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि -2 भी हम लोग ले सकते हैं। तो -2 से लेकर अनंत तक, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 3 और 4 नहीं होना चाहिए। तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3 कामा में 4। ये रहा हम लोगों का आंसर। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो फलन का प्रांत एवं परिसर, प्रांत कैसे निकाला जाता है, परिसर क्या होता है, सप्रांत क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है,
इसको कैसे निकालेंगे, और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था खुला अंतराल बंद अंतराल, वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान लगा के कापी कलम के साथ में हल कीजिएगा, जिससे आप लोगों को भली भांति समझ में आए। और बाकी धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।